तो देखो, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, फ्री प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, ये सभी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। और मैंने कहा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस तुम्हें समझ में आना चाहिए यदि तुम हीट इंजन को या कार्नोट इंजन को समझना चाहते हो, क्योंकि कार्नोट इंजन के जो भी प्रोसेस होते हैं वो सभी के सभी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार वीडियो देखो। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे हीट इंजन। व्हाट इज हीट इंजन? ठीक है, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है, इट कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। और ये जो वर्क हो सकता है वो मैकेनिकल वर्क हो सकता है हमारे पास में, मैकेनिकल वर्क। ठीक है, तो ये हीट इंजन की सिंपल सी डेफिनेशन है। हीट इंजन की ये सिंपल डेफिनेशन हमारे पास, हीट इंजन क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब सम हीट और कुछ काम करेगा, कुछ वर्क करेगा, मैकेनिकल वर्क करेगा। कुछ हीट है वो सिंक में रिमूव कर देगा, सिंक में ट्रांसफ़र कर देगा, इसे हम कहेंगे हीट इंजन। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है, तुम मोटर बाइक ले सकते हो, मोटर बाइक। ठीक है, मोटर बाइक में क्या होता है, उसमें हीट कहाँ से अब्जॉर्ब की जाती है, पेट्रोल से। पेट्रोल को जलाया जाता है इंजन के अंदर, इंजन के अंदर पेट्रोल जलता है, पेट्रोल के जलने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट इंजन अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करके पिस्टन वहाँ पे मूव करता है अप एंड डाउन। पिस्टन के मूव करने की वजह से वहाँ पे मैकेनिकल वर्क होता है, जहाँ पे जो हमारा टायर है मोटरसाइकिल का वो रोटेट करता है और कुछ हीट है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं हीट इंजन। तो हीट इंजन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं हीट इंजन के। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है हमारे पास सोर्स। सोर्स जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है सोर्स को, जिसका टेम्परेचर मान लो T1 है। ठीक है, दूसरा इसमें पार्ट होगा वो होगा यहाँ पे सोर्स। पहला होगा सोर्स हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी होगी। दूसरा होगा हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस में हमारे पास आ जाता है जो वर्क करेगा एक्चुअल इंजन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई स्टीम हो सकती है, कोई गैस हो सकती है जिसमें पिस्टन लगा हो सकता है, भाप हो सकती है कोई भी। ठीक है, उसे हम कहेंगे वर्किंग सब्सटेंस जो वर्क करेगा। जो थर्ड होगा हमारे पास वो होगा सिंक। सिंक का जो टेम्परेचर होगा लो टेम्परेचर होगा और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी इन्फिनिटी होगी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी होने का क्या मतलब है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी है इसकी भी, और इसकी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, ये हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे हीट इंजन के। इसको हम ड्रॉ करना चाहें तो तुम्हें जो जनरल बुक में मिल जाएगा इस टाइप से ड्रॉ किया होता है। ये हमारे पास सोर्स है, ये हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है, ये हमारे पास सिंक है। हीट है, सोर्स क्या करेगा, Q1 हीट को गेन करेगा फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, जिसका टेम्परेचर T1 है और हाई टेम्परेचर है, T1 की वैल्यू T2 से काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, कुछ वर्क करेगा यहाँ पे और कुछ हीट है वो रिलीज करेगा सिंक को। सिंक एनवायरनमेंट हो सकता है यहाँ पे, सिंक एनवायरनमेंट। ठीक है, और वर्क करेगा वो क्या होगा, Q1 माइनस Q2, क्योंकि ये जो प्रोसेस होगा वो साइक्लिक प्रोसेस होगा। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। ठीक है, जो एक्चुअल हीट में जो चेंज है Q1 माइनस Q2 वही हमारे पास में वर्क होगा। ठीक है, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी, इस हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा यहाँ पे ईटा से लिखते हैं, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक, कितना वर्क किया उसने और कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन। और ये होगा हमारे पास Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसको लिख देंगे 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये एफिशिएंसी होगी, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं एफिशिएंसी को। अब ये एफिशिएंसी है यहाँ पे, ये किसी भी जनरल इंजन की एफिशिएंसी है। यहाँ डिपेंड करता है Q2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, यदि Q2 की वैल्यू 0 है
लेट्स से Q2 इज 0, हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 होगी, मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन होगा। इसका मतलब है जो हीट वो अब्जॉर्ब कर रहा है उसको कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट करे, लेकिन ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चीज़ को कहता है, इस चीज़ को एग्री करता है, लेकिन एक्चुअल में मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ईटा इज इक्वल टू 1 को एग्री करता है, ठीक है। दिस इज एग्रीड इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये पॉइंट एग्री होता है, बट रियलिटी में इन रियलिटिक प्रोसेस ईटा, रियलिटिक प्रोसेस में क्या होगा, ईटा हमेशा 1 से कम होगा इन रियल प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक कमी है, एक लिमिटेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ऐसा हीट इंजन हो सकता है विच कन्वर्ट कंप्लीट हीट इनटू वर्क, लेकिन रियल प्रोसेस में ऐसा कोई भी इंजन नहीं हो सकता जिसमें कोई भी हीट लॉस ना हो, मतलब उसकी एफिशिएंसी 1 हो, ठीक है। ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं हो सकता, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस चीज़ को एग्री करता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव होने का क्या मतलब है, दोनों की इन्फिनिटिव है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव होने का मतलब उसको कितनी भी हीट दो, मान लो कोई सब्सटेंस है हमारे पास, ये है, ये सोर्स है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है, बहुत हाई टेम्परेचर, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव होने का मतलब है इसको कितनी भी हीट दो या इससे कितनी भी हीट निकालो, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव होने का मतलब है इसको कितनी भी हीट दो, इससे कितनी भी हीट निकालो, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला dQ/dt। यदि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा तो हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव होगी ना अपने आप, ठीक है। ये एक हीट रिजर्वॉयर है, हीट रिजर्वॉयर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इन्फिनिटिव होगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कि कितनी भी हीट बाहर निकालो और कितनी भी हीट इसको दे दो। तो ऐसे ही सिंक में है, इससे हम हीट निकाल रहे हैं सोर्स से और सिंक को हीट दे रहे हैं, तो सिंक को कितनी भी हीट दो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इन्फिनिटिव होगी, मतलब उसमें टेम्परेचर चेंज 0 है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ही यही है ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री या बाय 1 केल्विन, वो अमाउंट ऑफ हीट होगी, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। बट यहाँ पे टेम्परेचर है वो चेंज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव है, ठीक है। ये इन्फिनिटिव क्यों रखी है, क्योंकि जो हमारा सोर्स और सिंक है उसके नेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे कितनी हीट निकाल लो, कितनी हीट उसको दे दो, इन्फिनिटिव सोर्स है हीट का, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हीट इंजन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कार्नोट इंजन की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन। देखो सबसे पहले बता दूं मैं, कार्नोट इंजन एक हीट इंजन है, इसमें भी वही इसके भी 3 पार्ट्स होंगे, सोर्स, सिंक, एक हीट इंजन है। इसका भी काम सेम ही है, इट कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, और इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस हो सकता है वो हम एक गैस ले सकते हैं, स्टीम इंजन ले सकते हैं, पिस्टन लगी हुई एक गैस ले सकते हैं, लेट्स से इट इज़ ए गैस filled in container, it has a piston, एक frictionless piston है, this is the working substance, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। गैस ले ली हमने, एक आइडियल गैस ले ली। ये जो कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है, एक थियोटिकल इंजन है, एक्चुअल में नेचर में ऐसा इंजन नहीं मिलता, एक आइडियल इंजन है, एक थियोटिकल इंजन है जो सिर्फ पेपर में ही है, एक्चुअल में नहीं है, थियोटिकल इंजन। ठीक है, जो सिर्फ कागजों में ही है, रिसर्च पेपर में ही लिखा गया है और बाकी जगह एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी जो एफिशिएंसी है, देखो टास्क दिया गया, ये किसी ने टास्क लिया, कार्नो ने टास्क लिया कि मेरे को एक ऐसा इंजन बनाना है, कागजों में एक ऐसा इंजन बनाना है, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो।
और वो पेपर में ही बना है, एक्चुअल में नहीं बन सकता। तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा एक्चुअल में ये कार्नोट इंजन क्यों नहीं बन सकता। अब सब इसकी जो खासियत है, सबसे पहली खासियत है इसके जो प्रोसेस होंगे वो सभी के सभी रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, सभी के सभी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे और साइक्लिक प्रोसेस होगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा। और इसके बेसिकली 4 प्रोसेस होंगे, 4 प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस होंगे? चारों प्रोसेस। जो पहला प्रोसेस होगा वो होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। लिख देता हूँ एक बार, आइसोथर्मल, इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जो सेकंड टाइप ऑफ प्रोसेस होगा वो होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्ड टाइप ऑफ प्रोसेस होगा वो होगा हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। और जो फोर्थ प्रोसेस होगा वो होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 टाइप के हमारे पास प्रोसेस होंगे यहाँ पे, ठीक है, किसी इस कार्नोट इंजन में। ठीक है, एक थियोरेटिकल पेपर वर्क है ये कंप्लीट। एक पेपर पे हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। कार्नोट ने एक ऐसा इंजन बनाया, एक ऐसा थियोरेटिकल इंजन बनाया जिसकी एफिशिएंसी वो मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 100% नहीं हो सकती, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी भी 100% नहीं हो सकती एक थियोरेटिकल इंजन की, तो रियल इंजन की तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो कार्नोट ने क्या किया था? सबसे पहले एक गैस ली, एक वर्किंग सब्सटेंस लिया। ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये एक स्पेशल टाइप का कंटेनर है, ठीक है। इसको कंसिडर किया अपने दिमाग में, थियोरेटिकली कंसिडर किया। एक कंटेनर है, इसमें आइडियल गैस हमने फिल की हुई है। दिस इज आइडियल गैस। समझने की कोशिश करना। इस पर हमने एक पिस्टन लगा रखा है और इस पर हमने बहुत सारे सैंड पार्टिकल रखे हुए हैं। लेट्स से 1 करोड़ सैंड पार्टिकल, 1 करोड़ सैंड पार्टिकल, ठीक है। और हमारे पास में हीट सोर्स है, यहाँ बना देता हूँ मैं। ये हमारे पास में एक हीट सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है। ये हीट सोर्स है। और इस कंटेनर की जो दीवारें हैं, ये जो नीचे वाली दीवार है कंटेनर की, वो है हमारे पास कंडक्टिंग वॉल। यहाँ से हीट ट्रांसफ़र कर सकती है, ये कंडक्टिंग वॉल है। और ये जो साइड वाली दीवारें और पिस्टन है, ये नॉन कंडक्टिंग है, जहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ठीक है। तो पहले सबसे पहला प्रोसेस क्या है हमारे पास? ये हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है, ये ले लिया हमने। हीट सोर्स हो गया एक हमारे पास, एक हमारे पास T2, एक हमारे पास ये हो गया हमारे पास, एक तो सोर्स हो गया, एक हो गया हमारे पास सिंक जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एक हमारे पास हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर, इंसुलेटिंग स्टैंड हो जाएगा, इंसुलेटिंग स्टैंड। ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। इनका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहले हमें करवाना है, मान लो ये गैस है, इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P1, V1, T1 है, तो इसको हम PV कर्व में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं। ये गैस की इनिशियल पोजीशन है, P1, V1 एंड T1, ये गैस इस पोजीशन में है। अब देखो हमें क्या करना है। सबसे पहला जो प्रोसेस है यहाँ पे, वो है यहाँ पे आइसोथर्मल रिवर्सिबल। रिवर्सिबल भी है, सभी प्रोसेस रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल क्यों लिया है? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट लॉस मिनिमम है, रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट लॉस 0 है, इसलिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस को, देखो प्रोसेस पे डिपेंड करता है हीट इंजन है वो कैसा होगा, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। यदि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एफिशिएंसी वहीं डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे लॉसेज हो जाएंगे। तो रिवर्सिबल रखा है ताकि लॉस मिनिमम हो यहाँ पे। तो सभी के सभी प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, सबसे पहला ये एक्सपेंशन होगा, ये एक्सपेंशन करवाएंगे यहाँ पे। देखो अब पहली बात तो उसको आइसोथर्मली करवाना है,
ठीक है, उसका टेम्परेचर फिक्स रखना है। एक टेम्परेचर मान लो इसका T1 है, इसका टेम्परेचर T1 रखना है और एक्सपेंड करवाना है इसको आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब इसका टेम्परेचर फिक्स रखना और रिवर्सिबल करना है। रिवर्सिबल का मतलब है उसको हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। रिवर्सिबल का मतलब है स्लो प्रोसेस, क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। ये मैंने डिस्कस किया था कैसे करवाएंगे हम क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस बात समझ में आई? ये क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस है। अब देखो कैसे करवाएंगे। हमने क्या किया इस प्रोसेस में, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, इसको जो हमारा ये जो कंटेनर है इसको हमने हीट सोर्स के ऊपर रख दिया। यहाँ रख देता हूँ मैं इसके ऊपर, ये रख दिया जी हमने यहाँ पे। ये हमारा यहाँ से हीट, ये यहाँ पे कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, लेकिन नीचे से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। ये इसके ऊपर रख दिया हमने हीट सोर्स के ऊपर, जिसमें से हीट है वो फ्लो कर सकती है। ये मिट्टी के पार्टिकल है, 1 करोड़ पार्टिकल है। इन 1 करोड़ पार्टिकल में से हम क्या करेंगे, 50 लाख पार्टिकल उठाएंगे। धीरे धीरे उठाएंगे एक एक करके, क्योंकि रिवर्सिबल करना है। रिवर्सिबल करना है तो धीरे धीरे एक एक पार्टिकल को हम उठाएंगे। 50 लाख पार्टिकल, हो सकता है हमें 10-15 साल लग जाए, तो 10-15 साल तक हमने पार्टिकल उठा के साइड में यहाँ रख दिए। ठीक है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है क्योंकि हम स्लो कर रहे हैं, और आइसोथर्मल है क्योंकि इसका टेम्परेचर T1 फिक्स है। एक ऐसे स्टैंड पे रखेंगे, ये स्टैंड है हमारे पास, ठीक है, हीट सोर्स है। एक ऐसा हीट सोर्स होगा जिसका टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी है। मतलब यहाँ से लगातार हीट फ्लो हो रही है, यहाँ से हीट लगातार सिस्टम के अंदर फ्लो होगी, क्योंकि जैसे ही हम उसको एक्सपेंड करवाएंगे वर्क होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी। इंटरनल एनर्जी कम होगी तो एनर्जी की कमी होगी इसके पास, तो ये हीट गेन करेगा अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। और स्लो करवा रहे हैं तो इसलिए ये रिवर्सिबल है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, ये पिस्टन है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसकी पिस्टन की पोजीशन में बना देता हूँ, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो गैस का प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, और गैस है वो एक्सपेंड कर जाएगी यहाँ पे। तो गैस एक्सपेंड कर जाएगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है, प्रेशर चेंज हो जाएगा, P2 पहले P1 था, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर चुका है, V2 ये V1। बात समझ में आई? टेम्परेचर फिक्स है, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है इस प्रोसेस में, हीट रिजर्वोयर से हीट है वो एब्जॉर्ब्ड हो रही है। मान लो Q1 हीट एब्जॉर्ब की उसने। दिस इज फर्स्ट प्रोसेस ऑफ कार्नोट इंजन। बात समझ में आई? अब हमें यहाँ पे करना है सेकंड प्रोसेस। देखो सेकंड प्रोसेस क्या होगा, समझने की कोशिश करना अच्छे से। सेकंड प्रोसेस क्या है हमारे पास, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और ये भी रिवर्सिबल है। एडियाबैटिक का अब यहाँ पे 50 लाख पार्टिकल हमने यहाँ पे रख दिए, 50 लाख और बचे हैं उसके ऊपर। 50 लाख तो हमने रख दिए, 50 लाख पार्टिकल और बचे हैं। अब हमें क्या करना है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दूसरा जो प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक का मतलब है हीट ट्रांसफ़र जीरो, कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, अब एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे। ये है ना हमारे पास इंसुलेटिंग स्टैंड, इस इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इसको हम रख देंगे। इसके ऊपर 50 लाख पार्टिकल रखे हुए हैं, उसकी जो पोजीशन है वो P2 V2 T1 है, और ये हमारा इंसुलेटिंग। यहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, दोनों वॉल नॉन कंडक्टिंग, मैंने पहले बता दिया। अब नीचे वाली जो वॉल है वहाँ से भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, तो यहाँ पे डेल्टा Q नेट 0 है, ठीक है। और इसका जो पोजीशन है वो है P2 V2 T1, ये इसकी पोजीशन है गैस की। अब क्या करेंगे, जो 50 लाख पार्टिकल बचे हुए थे उनको उठाएंगे धीरे धीरे एक एक करके। तो 10-15 साल यहाँ लगाएंगे अपने उनको उठाने में से, ठीक है। तो गैस का प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर भी चेंज होगा, क्योंकि कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही यहाँ से। ये सारा का सारा यहाँ पे डेल्टा Q 0 हो चुका है, सभी को सभी इंसुलेटर बन चुके हैं। इंसुलेटिंग स्टैंड है ये, इंसुलेटिंग स्टैंड। बात समझ में आ रही है ना क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे?
ठीक है, तो 50 लाख पार्टिकल और उठाए तो 1 करोड़ पार्टिकल यहाँ पे हमारे पास नीचे आ गए। जो सारी की सारी सैंड पार्टिकल हमने रखी थी वो अब नीचे आ चुकी है, पिस्टन पे अब कुछ भी नहीं है, तो गैस है फिर से एक्सपेंड करेगी। इसे हम कहेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और प्रेशर और कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। मान लो टेम्परेचर T2 हो चुका है, उसका टेम्परेचर T2 हो चुका है, प्रेशर P3 हो चुका है, वॉल्यूम V3 हो चुका है। ठीक है, ये A पॉइंट से गैस चली, B पॉइंट तक पहुंची, B पॉइंट से C पॉइंट तक पहुंची, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू हुआ। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, ये तो सेकंड प्रोसेस हो गया। अब जो थर्ड प्रोसेस है यहीं लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो रहा है लेकिन समझ लेना इस चीज़ को अच्छे से। जो थर्ड प्रोसेस अगले पेज में करूँ क्या, नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। जो थर्ड प्रोसेस है वो हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये रिवर्सिबल है। अब आइडिया लग गया होगा तुम्हें ये कैसे करना है। अब जब आइसोथर्मल कंप्रेशन करेंगे, अब उसका टेम्परेचर जो हमने गैस ली हुई है उसकी पोजीशन क्या है, अब उसकी पोजीशन है P3। ये हमारे पास गैस है, मैं आराम से कर रहा हूँ इस चीज़ को, तुम समझने की कोशिश करना। कार्नोट इंजन पूरी लाइफ नहीं भूलोगे तुम। ये पिस्टन है, इस गैस की पोजीशन क्या है P3 V3 T2, दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस गैस। अब हमें क्या करना है, इसको आइसोथर्मली कंप्रेस करना है। जो हमने 1 करोड़ पार्टिकल हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, कंप्रेस करना है, तो इनको दोबारा 50 लाख को हम वापस एक एक करके रखते जाएंगे। 1 करोड़ में से 50 लाख पार्टिकल को दोबारा रखते जाएंगे। आइडियल है ये, तुम्हें एक्चुअल में नेचर में अपने करवाएंगे तो ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। तो क्या करेंगे, किसके ऊपर रखेंगे इसको अपने रखेंगे एक ऐसे हीट सोर्स पे, एक ऐसे सिंक पे रखेंगे जिसका टेम्परेचर T2 है। जो गैस का हम मेजर कर लेंगे गैस का टेम्परेचर T2 क्या है, फिर वैसा ही एक अपने सिंक लेंगे, एनवायरनमेंट लेंगे, जिस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर T2 करेंगे। अब हम इसको कंप्रेस करेंगे रिवर्सिबली, आइसोथर्मली। एक एक पार्टिकल रखते जाएंगे, कंप्रेस होगी तो यहाँ पे हीट रिलीज होगी। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे हीट है वो रिलीज होगी Q2, क्योंकि कंप्रेस होगी गैस, अंदर हीट बढ़ेगी, अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को हम नहीं चाहते बढ़ाना, टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए, तो हीट जो एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा। P4 V4 T2, टेम्परेचर फिक्स है P4 V4 T2, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ऐसे करके हम 50 लाख पार्टिकल को यहाँ रख देंगे। 50 लाख पार्टिकल को इसके ऊपर हमने रख दिया। ठीक है, बात समझ में आई, कंप्रेस करवा दिया हमने। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल। इसमें क्या करेंगे, अब गैस की पोजीशन क्या है, अब गैस की हमारे पास जो पोजीशन है वो P4 V4 T1, और 50 लाख पार्टिकल इसके ऊपर है। P4 V4 T2 पोजीशन है, और 50 लाख पार्टिकल इसके ऊपर है, 50 लाख नीचे पड़े हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें। अब इसको किसके ऊपर रखेंगे, एडियाबैटिकली कंप्रेस कराना है, तो इसको हम रखेंगे इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इसको हम रखेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखेंगे। और हम क्या करेंगे, पार्टिकल को इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख लिया तो ये कंप्लीट इसकी जो वॉल है वो तो नॉन कंडक्टिंग है ही, ये भी नॉन कंडक्टिंग हो जाएगी, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और इसको हम कंप्रेस करवाएंगे, तो मतलब पार्टिकल जो पहले बचे थे उनको हम दोबारा एक एक करके बहुत ही ज़्यादा स्लो, ताकि स्लो किस लिए कर रहे हैं, ताकि जो सिस्टम है हमारा वो एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहे हमेशा। तो ये स्लो प्रोसेस होगा काफ़ी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फाइनल स्टेट है वो इनिशियल स्टेट आ जाएगी P1 V1 T1। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होगा।
तो जो फाइनल प्रोसेस होगा हमारे पास, इसको यहाँ बना देता हूँ मैं। ये कंप्लीट हमारे पास साइकिल कवर हो चुका है। पीवी कर्व है, यहाँ से चले हम, फिर यहाँ गए, फिर वापस आए, फिर यहाँ आ गए, ए बी सी डी। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड हुई Q1, यहाँ पे हीट रिलीज हुई Q2। यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र जीरो है एडियाबैटिक प्रोसेस में, यहाँ पे भी हीट ट्रांसफ़र जीरो है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये जो ए बी प्रोसेस है वो हमारा सोर्स का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम। और जो हमारा सी डी प्रोसेस है वो सिंक का काम कर रहा है, और ये सोर्स का काम कर रहा है तो T1 टेम्परेचर पे, सिंक का काम कर रहा है तो T2 टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ए बी प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, सी डी प्रोसेस में हीट है वो रिमूव्ड हो रही है, और नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, मतलब जो हीट में चेंज है हमारे पास Q1 माइनस Q2, वो हमारा वर्क होगा। कितनी हीट एब्जॉर्ब की, कितनी रिलीज़ की, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास वर्क होगा यार। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है और ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ही यही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्नोट इंजन। ठीक है, इससे बेस्ट यहाँ पे कुछ नहीं बता सकता मैं। इसके बाद में इसका डेरिवेशन है, वर्क डन निकालेंगे हर एक प्रोसेस में, ए बी सी डी में। ये तुम वर्क डन निकाल सकते हो और मैं निकाल दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसको डिस्कस करेंगे। और वर्क डन निकालने के बाद में इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, फिर कार्नोट जो एक दो थ्योरम्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो इसे। ठीक है।